हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक का पार्ट नंबर 2, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। और आपने अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि पहले आप इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखिए, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर। FM is concerned with the solution of three major issues relating to financial operation of a firm, corresponding to the three questions of investment, financing and dividend decision. FM का मतलब है financial management। जब हमने previous वीडियो में have explained कि financial management क्या होता है, उसका importance और उसका objective क्या है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये समझते हैं या ये मैनेज करते हैं कि फाइनेंस का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, उसको किस तरह से अरेंज किया जा रहा है, कौन कौन से सोर्सेज से हम मनी को रेज कर रहे हैं, वेदर वी आर रेजिंग इट बाय द मीन्स ऑफ शेयर या फिर डिबेंचर या कोई लोन, किस तरह से हम मनी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस मनी को अरेंज करने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, और जब पैसा आ चुका है हमारे पास अरेंजमेंट के बाद, तो हम उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं कि हमको जो मिलने वाला रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो रादर देन मिनिमाइज। ठीक है, अब जब ये वाली चीज़ें मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो उसमें और डिटेल में अगर जाएंगे तो तीन तरह के डिसीजंस होते हैं या तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो एवरी बिजनेस फाइनेंस फेस करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मतलब कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमारे पास अब अगर मनी आ चुका है तो हम उसका किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी मशीन में, या किस तरह से सोच के कि हम उसको मतलब किस तरीके के मोड ऑफ पेमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं या किस तरह से हम उसको खर्च कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ फाइनेंसिंग, कि मतलब अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हैं किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का जो फाइनेंस है उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह से करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ डिविडेंड डिसीजन, मतलब कि हम अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दे रहे हैं उसका हम डिसीजन कैसे लेंगे। सेकेंड पॉइंट सेज इट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये समझते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हमको कोई डिसीजन लेना होता है, अगर नॉर्मली अगर एग्जांपल सोचे कोई भी कि हमको कोई चीज़ डिसाइड करनी है, तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो उन तीनों में से सिलेक्शन करना वो हमारे ऊपर होता है। अगर ये तो नॉर्मल लाइफ हो गई, बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, फाइनेंसिंग के बारे में सोचते हैं, शेयर होल्डर्स हैं तो उनको डिविडेंड देना है, वो कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो इन सब में इसके भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम ये कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं। उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना इट इज़ नोन एज फाइनेंशियल डिसीजन, और इसमें हम कुछ डिसीजंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कि हमको इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, और वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अ फर्म हैज टू चूज वेयर टू इन्वेस्ट द स्कार्स रिसोर्स so that they are able to earn the highest possible return for their investors। मतलब कि अब जैसे कि हमने अरेंज तो कर लिए पैसे, पैसों का अरेंजमेंट हमारे पास हो चुका है। अब क्योंकि जब पैसों का अरेंजमेंट हो चुका है तो एक चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए कि पैसे जो है हमारे पास वो स्कार्स है, कि हमने हो सकता हो लोन लिया हो, तो हमारे पास पैसे जो है बहुत मुश्किल से आए और हमको उसको बहुत बहुत ऑप्टिमल तरीके से खर्च करना है। जो चीज़ हमारे पास कम होती है हम उसको बहुत सोच समझ के बचा बचा के खर्च करते हैं। तो फर्म को अगर अपने स्कार्स रिसोर्स मतलब मनी को अगर खर्च करना है तो सबसे पहले वो उस चीज़ पर ही खर्च करना चाहेगी या उस चीज़ पर ही स्पेंड करना पसंद करेगी जहाँ पर से उसको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले। ठीक है, जिस भी इंसान ने या जिस भी शेयर होल्डर ने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसको अच्छा मिले, उसको अच्छा फायदा हो। बस कंपनी यही सोचती है कि हमको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। सेकेंड पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब आप नाम से इसका मतलब निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब हम जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं मनी को, जिससे कि हमको कुछ ना कुछ फायदा मिले, जैसे कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और हमको रिटर्न मिलता है। इन द सेम वे हम अगर डिसीजन ले रहे हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेते होंगे? ये डिसीजन लेते होंगे कि हम फर्म के जो पैसे हैं उसको किस तरह से, हाउ, कैसे हम उसको इन्वेस्ट करें अलग अलग असेट्स में, ठीक है, जिससे कि रिटर्न जो मिले वो हाईएस्ट मिले। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात कर रहे हैं तो मतलब कि लंबे समय वाला डिसीजन है, हमको रिटर्न अभी नहीं मिलेगा, हमको लंबे समय के बाद मिलेगा, उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म उसका नाम है, मतलब कि हमको उसमें से रिटर्न जल्दी मिल जाएगा, तो इस वजह से उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ असेट्स, profitability and competitiveness all are affected by capital budgeting decisions. These decisions involve huge amount of investment and are irreversible except at a huge cost. इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो वाला पैसा जो हमारा लंबे समय तक इन्वेस्ट रहेगा, उसके बाद हमको रिटर्न मिलेगा, तो वो हमारी साइज ऑफ असेट्स को डिफाइन करता है कि किस तरीके की असेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया। प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो हमको तुरंत तुरंत रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हमने अपने क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं और अगर हमको वेट करना पड़ रहा है कि इस पे हमको 2 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, तो मतलब कि वो एक लॉन्ग टर्म है, हमको तुरंत रिटर्न नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म को अफेक्ट करती है, सॉरी, जो लॉन्ग टर्म है वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, एंड कॉम्पिटिटिवनेस भी अफेक्ट होती है। देन कम्स दीज डिसीजंस इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब जब असेट में इन्वेस्टमेंट होती है तो मतलब कि ह्यूज अमाउंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि असेट इतने कम पैसों में तो हम अरेंज नहीं कर सकते, तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। एंड अगेन इरिवर्सिबल है, अगर एक बार फिक्स असेट में पैसे लग गए मतलब दैट मनी इज ब्लॉक्ड नाउ, अब हमको वो दोबारा से मिल जाए या फिर हम अपने डिसीजन को रिवोक कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। द डिसीजन इज इरिवोकेबल एंड इरिवर्सिबल अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर बहुत ह्यूज कॉस्ट ना खर्च हो, ठीक है। ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जो कोई ना कर सके, अगर उसको वापस पैसे चाहिए तो लेकर आ सकता है, बट अगेन पैसे खर्च होंगे उस चीज में भी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं या उसके ऊपर कोई ना कोई असर डालते हैं? फर्स्ट वन इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कि अगर कोई कंपनी सोच रही है कि हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें या किसी ऐसी असेट में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड, कि ठीक है बहुत सारा पैसा आने वाला है, कैश फ्लो का इनफ्लो होने वाला है इन द बिजनेस, मतलब कि जब कैश फ्लो हमको एक्सपेक्टेड है, तो जब कैश आ जाएगा हमारे पास तो हम उस कैश को किस तरह से अरेंज करें और किस तरह से एनालाइज करें, उसके डिसीजन को लेना इज अगेन द फैक्टर जो इफेक्ट करता है कैपिटल की बजटिंग को। जब हमको पता है कि कैश फ्लो होगा तो उस कैश का अगेन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज डन, जिससे कि वो पैसे हमारे रेकलेस तरीके से वेस्ट ना हो जाए और उसका बहुत ही सोच समझ के बहुत किफ़ायत तरीके से खर्च हो। दिस इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमको उसका बहुत ही केयरफुल एनालिसिस करना है कि इसमें से कितना फ़ायदा होगा फ्यूचर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पे अगर हम खर्च करेंगे तो हमको 10% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम खर्च करेंगे तो हमको 12% रिटर्न मिलेगा,
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए और दोनों का जो रिस्क है वो भी सेम है, तो इस हिसाब से हम क्या चूज करेंगे, हम चूज करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि हमको खर्च करके 12% मिलेगा और वहां पर पहले वाले में खर्च करके सिर्फ 10% मिलेगा। तो अगर हम बात करें रिस्क की तो दोनों में सेम रिस्क है, तो हमको बहुत ही केयरफुल तरीके से एनालाइज करना है कि अगर रिस्क सेम है दोनों ही ऑप्शंस में, तो रिटर्न किस में ज्यादा मिल रहा है। अगर इसमें 10 मिल रहा है सेम रिस्क पे, या इसमें 12 मिल रहा है सेम रिस्क पे, तो वी विल बी प्रेफरिंग दिस वन, नॉट दिस वन। थर्ड पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जा रही है, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसमें कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम खर्च कर रहे हैं, मतलब कितने पैसे खर्च करेंगे, या फिर अगर किसी को हमें पैसे रिटर्न के फॉर्म में देने, इंटरेस्ट के फॉर्म में देने, तो वो कैसे देंगे, कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मतलब कि 10% जो अभी आपको ऊपर समझाया, 10% 12%, कितना रिटर्न मिलेगा। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं जिनकी हम डीप स्टडी करते हैं, जिनका हम एवेल्युएशन करते हैं। उन सारे डिसीजंस का या उन सारी टेक्निक्स को हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ये सारी टेक्निक्स हम हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सारे डिसीजन जो हैं, जैसे कि सपोज अभी मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट क्या होगा और कैश फ्लो कितना हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी स्टडी किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी स्टडी किया जाएगा। अगर ये हमको प्रेफरेबल लगा तो हम इसको ऑप्ट कर लेंगे, या ये नहीं लगा तो इसको ऑप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया क्या है, दैट शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड एंड प्री डिसाइडेड। देन कम्स आवर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग decision. All right, this decision is about the quantum of finance raised from various long-term sources. It involves identification of available sources. अब हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी या कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस हमको रेज करना है फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, डिवेंचर के थ्रू करना है कि लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू करना है, और कितना क्वांटम, कितना अमाउंट करना है हमको फाइनेंस रेज। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से हम फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। The main sources of funds for firm are shareholders fund, which includes equity capital and retained earning, and borrowed funds, which include finance raised through। अब दो चीजें हैं इसमें, हमको अपने फाइनेंस के लिए जो है सोचना है कि कौन कौन सा सोर्स हो सकता है। तो पहला आप तो देखिए कि पहला इज शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारा इक्विटी कैपिटल, मतलब कि इक्विटी शेयर इशू करने के बाद जो मनी रेज होता है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, तो ये तो हमारा ओनर हो गया। दूसरा रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब कि हमने जो पैसे अपने पास बचा बचा के रखे हैं उसको हम रिटेन करते हैं, बाहर नहीं दिया, तो मतलब हमारे पास खुद के पास जो इकट्ठा हुए पैसे है उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अब ये दो चीजें तो हमारी खुद की हैं। ठीक है, ओन्ड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओन्ड कैपिटल, मतलब कंपनी का खुद का पैसा, एंड रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो कंपनी का खुद का पैसा, ये कोई भी आउटसाइडर लोन या लाइबिलिटी नहीं है, इसको हम ओन्ड फंड कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है, बोरोड फंड। दो तरीके के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, एक है ओन्ड जिसमें आता है इक्विटी एंड रिटेन, दूसरा है बोरोड फंड्स जिसमें आ जाता है हमारा मनी जो हमने रेज किया है बाय द मीन्स ऑफ डिबेंचर, बाय द मीन्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, या फिर एनी अदर सोर्स, एनी अदर आउटसाइड सोर्स। इक्विटी प्रेफरेंस एंड रिटेन ये हमारा इंटरनल है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, अगर हमने किसी से बोरो किया है फंड को तो इट इज ऑब्वियस कि हमको उसको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हमारा खुद का पैसा है, अगर हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो उसके ऊपर हमसे कोई इंटरेस्ट लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे खुद के पैसे थे, हम जहां चाहे जैसे चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने बोरो किया हुआ है, देन इन दैट केस वी नीड टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसने हमको पैसे दिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस, चाहे हमको कितना लॉस हो, चाहे हमको फायदा होए चाहे नहीं होए, हमको देना ही देना पड़ेगा आउटसाइडर्स को इंटरेस्ट। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड कंपनी का खुद का पैसा होता है, तो उसमें हमारे पास कोई भी कमिटमेंट नहीं होती कि हमको इनको डिविडेंड देना ही देना है। ठीक है,
अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, तो प्लीज़ विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का लिंक मिल जाएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। Third point is the risk of default on payment is known as financial risk. A firm needs to have a judicious mix of both debt and equity in making a financing decision. मतलब कि अगर हमने, अब हमारे पास दो सोर्सेज हैं, या तो कंपनी के इंटरनल सोर्सेज हो गए या फिर कंपनी के एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। इंटरनल में कंपनी का खुद का पैसा एंड एक्सटर्नल में मतलब एक्सटर्नल बोरोइंग्स या फिर एक्सटर्नल लोन। अगर एक्सटर्नल है तो मतलब हमको इंटरेस्ट देना है, इंटरनल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर एक्सटर्नल मनी को रेज किया है और उस पर इंटरेस्ट देना है, अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाए या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, वापस पैसे नहीं कर पाएंगे, तो मतलब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अगर पैसे वापस नहीं कर पाएंगे या ऐसा रिस्क लग रहा है कि यार इससे पैसे ले तो लिए लेकिन हम लग नहीं रहा में कि हम वापस दे पाएंगे, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अ फर्म नीड्स टू हैव मतलब कि फर्म को बहुत सोच समझ के बहुत वाइज डिसीजन लेना पड़ता है दोनों चीज़ों का, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने इंटरनल सोर्स को ही इनफ समझें और वहीं से पैसे रेज कर लें। इंटरनल कभी भी काफ़ी नहीं होता, हमको बाहर से किसी न किसी तरह से फंड रेज करना ही पड़ेगा। तो कंपनी को ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से डेट मतलब आउटसाइड लोन और इक्विटी मतलब इंटरनल पैसा, इन दोनों का मिक्स करना है और इस तरह से करना है कि बहुत ही जुडिशियस हो, बहुत ही वाइज हो। ऐसा ना हो कि डेट ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो कि इक्विटी ज़्यादा हो जाए। दोनों का डिसीजन या दोनों का मिक्सचर बहुत ही जुडिशियस तरीके से और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से हमको करना है, तब जाकर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा अगेन, जिसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। ऑलराइट, देन कम्स द कॉस्ट of each type of finance has to be estimated. Some sources may be cheaper than the other. मतलब कि हम कैसे अरेंज कर रहे हैं मनी को वो भी डिपेंड करता है, उसका खर्चा डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले सोर्स के थ्रू जा रहे हैं मनी रेज करने। अगर हम डिबेंचर के थ्रू जा रहे हैं या हम रिटेन अर्निंग के थ्रू या हम एक्सटर्नल लोन के थ्रू, उसमें से कितना हमारा खर्चा होगा वो भी डिपेंड करता है। कुछ सोर्सेज हमारे लिए चीप हो सकते हैं, सस्ते पड़ेंगे, और कुछ सोर्सेज महंगे पड़ सकते हैं। तो ये भी हमको डिसाइड करना होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में कि कौन सा सोर्स सस्ता है एंड कौन सा महंगा है। देन कम्स फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंसर्न विद द डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में वो वाले डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें अबाउट हाउ मच टू बी रेज फ्रॉम विच सोर्स, मतलब कि हम जहाँ ये डिसाइड करते हैं कि हमको किस सोर्स से, वेदर इट इज रिटेन अर्निंग, वेदर इट इज शेयर डिवेंचर, हमको कौन से सोर्स से कितने पैसे रेज करने हैं। ओके, अबाउट हाउ मच टू बी रेज, कितने पैसे रेज करने हैं, एंड फ्रॉम विच सोर्स, और कहाँ से रेज करने हैं, पैसे कहाँ से लेके आओगे और कितने लेके आओगे, इसको कहते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन। दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क, और यही डिसीजन आपका डिटरमाइन करता है कि आपके कैपिटल की ओवरऑल कॉस्ट क्या है, मतलब आपने जितना पैसा अपने इन्वेस्टमेंट अपने इस कंपनी में लगाया है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर कितना खर्च है, मतलब आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है लोगों को या कितने आपको डिविडेंड बांटने पड़ते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लोन है, बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो इन दैट केस आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क भी तो ज़्यादा है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एकदम लॉस में चले जाए और आप किसी को उनका रिपेमेंट ना कर पाए, तो मतलब कि जितना ज़्यादा डेट फाइनेंशियल रिस्क भी उतना ज़्यादा हो सकता है। थर्ड पॉइंट, द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल, मतलब कि अगेन सेम थिंग कि हमारे ऊपर कितना रिस्क है कि हम कहीं पैसे ऐसा ना हो कि ना दे पाए, उसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और जितना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क आपका होता है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कैपिटल में कितना ज़्यादा डेट का रेशियो है, मतलब आपके पास कितना ज़्यादा डेट है। जैसे कि 100% कैपिटल में 80% तो आपका उधार का पैसा है, 20% सिर्फ आपका है, तो वो 80% जो है वो एक तरीके का रिस्क रहेगा कि आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा कि आपके क्रेडिटर्स इतने ज़्यादा हैं, आपको इतनी उधारी देनी होती है या इतना आपके ऊपर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो अगर आपके कैपिटल में
डेट ज़्यादा है मतलब बाहर का पैसा ज़्यादा है और कंपनी का पैसा कम है मतलब कि आपके ऊपर रिस्क ज़्यादा है. Then comes the fundraising exercise involves some cost which is known as flotation cost. अब पैसे को रेज करने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. जैसे कि सपोज डिबेंचर, अगर हम डिबेंचर के थ्रू मनी को रेज करना चाहें तो हमको डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, उसको एक प्रिंट करवाना पड़ेगा, वो मार्केट में लेकर आना पड़ेगा. या अगर हम शेयर के थ्रू कर रहे हैं तो शेयर के लिए हमको प्रोस्पेक्टस अपना निकालना पड़ेगा. तो वो सारा खर्च जो हमको करना पड़ता है मनी को अरेंज करने में, उस पैसे को हम कहते हैं या उस कॉस्ट को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. ऑलराइट. देन कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस. फर्स्ट वन इज कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब है कि वही सेम चीज़ जो अभी आपको समझाई कि फंड को रेज करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कितना ज़्यादा है. अगर हम ये सोचें कि अगर हम डिवेंचर के थ्रू रेज करें तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं और शेयर के थ्रू रेज करें तो हमारी कॉस्ट कम आ रही है, तो ऑब्वियसली हम शेयर के थ्रू रेज करेंगे. एक अगर कोई मैनेजर है तो वो हमेशा चीप सोर्स को ही प्रेफर करेगा रादर देन प्रेफरिंग दैट कॉस्टली सोर्स. सेकेंड वन इज रिस्क. जिसमें रिस्क ज़्यादा है या जिसमें रिस्क कम है या किसमें रिस्क ठीक ठाक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग सोर्सेज के ऊपर अलग अलग तरीके से डिपेंड करती हैं. डिबेंचर में कहीं ज़्यादा है तो प्रेफरेंस शेयर में कम है, लोन में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है किस में कम है, वो डिसीजन भी अफेक्ट करता है हमारा फाइनेंसिंग को. थर्ड वन इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट. मतलब कि जितनी ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब कि अगर आप फंड को रेज कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा उसको रेज करने में आपका खर्चा आ रहा है उतना अनअट्रैक्टिव होता है कि अननेसेसरी खर्चा हम नहीं करना चाह रहे. तो अगर कम फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वी विल बी प्रेफरिंग दैट. देन कम्स कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी. इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कंपनी में कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी है तो फाइनेंसिंग अच्छी तरीके से हो सकती है रादर देन इक्विटी. ठीक है. देन कम्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि फिक्स्ड एसेट के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा है जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर, रेंट के ऊपर, और जो हमको खर्चे करने ही करने हैं जैसे कि सैलरी करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, तो मतलब कि फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी. ऑन द अदर हैंड अगर हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो हम डेट फाइनेंसिंग को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि फिक्स उतना नहीं देना पड़ रहा तो हम डेट में उसका इंटरेस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं. देन कम्स कंट्रोल कंसिडरेशन. इसका मतलब ये है कि अगर हम इक्विटी शेयर के थ्रू मनी रेज करें तो हम, आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कंपनी का कंट्रोल भी देना पड़ता है. वो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरनल अफेयर्स में अपना इंटरफेरेंस कर सकते हैं. तो इससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ द कंपनी है उनका कंट्रोल डाइल्यूट होने लगता है. ठीक है. इस वजह से कंपनीज डरती हैं कि कहीं हम जो है ज़्यादा इक्विटी के थ्रू ना रेस कर दें और हमारी कंपनी कहीं खुद ही ना बिक जाए. तो इस वजह से कंट्रोल को कंसिडर करते हुए भी फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है. देन कम स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए हम पैसे जहां से भी रेज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स के थ्रू अगर हम मनी को रेज कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है तब तो ठीक है, अगर डिप्रेस चल रहा है या फिर जो है बियरिश मार्केट चल रहा है, इन दैट केस इक्विटी शेयर के थ्रू या किसी भी शेयर के थ्रू मनी रेज कर पाना उतना आसान नहीं है क्योंकि कंपनी की कंडीशन, सॉरी नॉट द कंपनी, मार्केट की कंडीशन ऑलरेडी खराब है. अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है कैपिटल मार्केट की तब तो हम रेस कर सकते हैं, अगर खराब है तो इट वोंट बी दैट मच फ्रूटफुल टू अस और हमको उल्टा नुकसान हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यूज द कमेंट बॉक्स और प्लीज़ वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखें. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी नहीं पता, रिटेन अर्निंग, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट ज़रूर करिए, उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. थैंक यू अगेन. इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू मे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं. फेसबुक पर अगर हैं तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, उसे जाकर लाइक कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स. इफ़ यू आर इन टेलीग्राम यू कैन जॉइन माई चैनल जिसका नाम है आयुषी शर्मा एजुकेशन फॉर ऑल PDFs एंड नोट्स. सो थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू.